उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों में खटास के संकेत मिलने लगे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी गठबंधन को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि केवल सरकार बनाने के सपने देखने से काम नहीं चलेगा, जमीन पर मजबूत रणनीति भी बनानी होगी। महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना में बड़ी संख्या में महिलाओं को अपात्र घोषित किया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 80 से 92 लाख महिलाओं के आवेदन निरस्त किए गए हैं, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से जुड़े संतों ने 9 अगस्त को कार सेवा का ऐलान किया है। संतों ने देश भर के हिंदू समाज से मथुरा पहुंचने की अपील करते हुए आंदोलन को तेज करने का संकेत दिया है। गौहत्या से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य में गोवंश वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विस्तृत सुनवाई जरूरी है और तब तक हाईकोर्ट के आदेश पर अमल नहीं होगा। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में चौथी याचिका भी दाखिल कर दी गई है। हिंदू धर्म परिषद ने कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है और आरोप लगाया है कि मामले में पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर अयोध्या में वकीलों का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा। अधिवक्ता संघ ने कचहरी परिसर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और चेतावनी दी कि अगर चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो राम जन्मभूमि थाने का घेराव किया जाएगा। राम मंदिर में चढ़ावे की धनराशि की गणना के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अब रविवार को चढ़ावे की गिनती नहीं होगी और कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। मंदिर प्रशासन ने व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए यह कदम उठाया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को 100 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने बिना सबूत पार्टी पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं। नोटिस में उनसे बिना शर्त माफी मांगने और बयान वापस लेने की मांग की गई है। बीजेपी के लीगल नोटिस पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राजनीतिक लड़ाई को अदालत के पीछे छिपकर लड़ रही है और अब उनकी पार्टी भी कानूनी तरीके से जवाब देगी। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर कच्चे तेल की कीमतों पर दिखने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत करीब 3% बढ़कर $79 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। ईरानी मीडिया ने 13 मोस्ट वांटेड नेताओं की सूची जारी की है। इस सूची में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी समेत कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। रूस पर नए प्रतिबंध लगाने को लेकर यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच लगातार मंथन जारी है। 21वें प्रतिबंध पैकेज पर जल्द सहमति बनने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसका असर रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तमिलनाडु की राजनीति में भी बयानबाजी तेज हो गई है। डीएम के विधायक अनीता राधाकृष्णन ने दावा किया है कि अभिनेता विजय की पार्टी की सरकार 6 महीने भी नहीं चल पाएगी। उन्होंने कहा कि राजनीति में लोग जरूरत के हिसाब से अपना चेहरा बदलते रहते हैं। गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बहराइच पहुंचे। उन्होंने गौ संरक्षण के मुद्दे पर सरकार से ठोस नीति बनाने की मांग की और कहा कि गाय भारतीय संस्कृति और आस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक और आपदा प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का भव्य उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से लखनऊ से कानपुर का सफर अब करीब 40 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस मार्ग से अब लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के 3 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। सुखेंदु शेखर, रॉय सुष्मिता देव और प्रकाशिक बारीक ने अपनी दावेदारी पेश की है, जिससे राज्य की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन के दौरान बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत दिखाई और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दतिया उपचुनाव को मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए अहम बताते हुए कहा कि यह चुनाव बदलाव की शुरुआत साबित होगा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस करीब 25,000 वोटों के बड़े अंतर से यह सीट जीतने जा रही है और जनता बीजेपी से नाराज है।
बिहार के बख्तियारपुर विधानसभा उपचुनाव में नामांकन का अंतिम दिन काफी अहम रहा। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपना नामांकन दाखिल किया। पर्चा भरने से पहले उन्होंने हरिहर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और जनता से बदलाव की राजनीति का समर्थन करने की अपील की। बख्तियारपुर उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने के बाद जनशक्ति जनता दल उम्मीदवार वीना मानवी को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस कार्रवाई को राजनीतिक साजिश करार दिया और आरोप लगाया कि विपक्षी उम्मीदवारों को डराने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के समाजवादी पार्टी को मुस्लिम विरोधी बताने वाले बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य बीजेपी को हराना नहीं बल्कि सपा को कमजोर करना दिखाई देता है। बद्रीनाथ धाम चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीकेटीसी कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। एसआईटी की पूछताछ में चोरी से जुड़े कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। अदालत ने जांच कर रही एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और साथ ही सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अगले बार सोमवार को होगी। पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में खान सर और उनकी पूरी टीम को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जिला जज रूपेश देव की अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। इस फैसले के बाद खान सर के समर्थकों में खुशी का माहौल है और मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। नोएडा भूमि मुआवजा घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए एसआईटी को भंग कर दिया है और मामले की जांच विजिलेंस विभाग को सौंप दी है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने निष्पक्ष जांच की आवश्यकता बताते हुए नए सिरे से जांच के निर्देश दिए हैं। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की सुलह पहल को फिलहाल स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वह 14 जुलाई को प्रस्तावित जन सुनवाई में शामिल नहीं होगा। इस फैसले के बाद मामले के शांतिपूर्ण समाधान की कोशिशों को झटका लगा है। कोलकाता एयरपोर्ट परिसर में स्थित 136 साल पुरानी बाखरा मस्जिद में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहां नमाज पढ़ने पर भी रोक लगा दी गई है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कुरुंग कुमे जिले का पारसी पारलोक कस्बा जलमग्न हो गया है और कुमी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने घोषणा की है कि वह 18 जुलाई को नागपुर में राम रक्षा आंदोलन करेंगे। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन का भी समर्थन किया और आरोप लगाया कि सरकार के पास जनता की समस्याओं को सुनने का समय नहीं है। उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अमेरिका ने ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों पर हमला करने का दावा किया है। इसके जवाब में ईरान ने कहा कि उसने अमेरिकी हमलों के दौरान एक क्रूज मिसाइल को मार गिराया है। हॉर्मुज क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों के बीच एक बार फिर सैन्य टकराव की स्थिति बन गई है। सीबीएसई की 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि इस नीति का उद्देश्य देश की विभिन्न भाषाओं को बढ़ावा देना और भारतीय भाषाओं को संरक्षित करना है। सरकार ने कहा कि ये नई शिक्षा नीति का मकसद छात्रों को बहुभाषी और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाना है।